फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली इवनिंग में करते हैं। आज का ये हमारे जो क्लास है वो थोड़ा सा लेट हो गया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो हम आज की क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मीन्स टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो टू फैक्टर थ्योरी आपने अगर इससे पहले मेरे बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट यानी कि अगर आपने इंटेलिजेंस का अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर इंटेलिजेंस की देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी मैंने करा रखी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा है, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो उसे भी जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट है हमारा रुचियों के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या ये सभी। तो इसमें करेक्ट क्या होगा। फर्स्ट है हमारा रुचियों के, यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारे अलग अलग हो सकते हैं सभी के। हो सकता है कि दूसरे बच्चे का किसी और में इंटरेस्ट हो और किसी और बच्चे का किसी और में इंटरेस्ट हो। इसी तरह से पूरी जो कक्षा है, कक्षा की जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं वो भी अलग अलग ही होंगी। सीखने में मतलब जो सीखने की गति है, ठीक है, वो सभी की अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है और कोई सामान्य रूप से सीखता है। तो सीखने की जो गति है या सीखने के जो क्षेत्र हैं वह भी सभी के अलग अलग होंगे। ठीक है, तो और जो थर्ड है हमारा चरित्र के, तो जो चरित्र का जो क्षेत्र है वो भी सबका अलग अलग होगा। सभी का अपना अपना चरित्र होता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं वो रुचियों के, सीखने के और चरित्र के, ये तीनों ही इसके क्षेत्र हैं। आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन उसका कितना है 105, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। उसे किस में वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में या मंद बुद्धि में। ठीक है, तो इससे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन को भी पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि की बात करिए ना, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो 120 अप होते हैं, यानी 120 प्लस होते हैं। ठीक है, ये होंगे 120 प्लस। और सामान्य से अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 110 टू 120। ठीक है, और अगर सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की बात करें तो ये बच्चे होते हैं हमारे 90 टू 100। और मंद बुद्धि वालों की बात करें तो ये तो 80 टू 90 हमारे हो ही जाते हैं। तो हमारा जो इसमें आएगा ऑप्शन वो 105 की बात हो रही है। ठीक है, तो 105 वाला कहाँ पर लाई कर रहा था, 105 वाला लाई कर रहा था इसके बीच में 90 टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। हमने इसकी बात की, हमने इस वाले क्वेश्चन फर्स्ट वाले की बात की, देख लेते हैं एक बार फिर से ध्यान से। ये है हमारा 120 प्लस, और सामान्य वालों की अगर बात करें तो ये है 110 टू 120। और अगर हम सामान्य बुद्धि की बात करें तो 90 टू 110, और मंद बुद्धि वाले की बात करें तो 80 टू 90। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि जो हमारा 105 है ये कहाँ पर होगा, ये होगा इसमें, और ये कौन सा वाला है, सामान्य बुद्धि में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इससे पहले जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और आपके लिए मैंने बताया था कि प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। फिर से देख लेते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। तो हमारा इस पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे से क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो पियाजे का तो मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी आती है उसमें भी आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो पियाजे को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4। अब ये कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं इनकी। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट आती है इनकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, फर्स्ट है इनकी इंद्रिय जनित, शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, इंद्रिय जनित। ठीक है, गामक अवस्था। सेकंड इनकी आती है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक आती है। ऐसे ही चलिए बता देती हूँ। जो हमारी फर्स्ट वाली है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये है 0 to 2 ईयर्स। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये है 2 to 7 ईयर्स। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर्स। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अबव, यानी कि 11 से जो ज़्यादा ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 अवस्थाएं होती हैं, वो आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी हैं। बहुत जल्दी मैं पियाजे की थ्योरी लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पर, और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, यदि एक विद्यार्थी है वो कक्षा में भाग नहीं लेना चाहता, संकोच करता है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट हमारा ऑप्शन है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, मतलब उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। ये भी गलत और ये भी गलत। थर्ड है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य के बाहर हों, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बने। ठीक है, तो ये भी गलत कि आप ऐसे प्रश्न उससे क्यों पूछेंगे। ठीक है, और आपको उससे पूछने ही पड़ेंगे। अगर उसकी कक्षा से अगर वो संबंधित हैं तो आपको उससे पूछने पड़ेंगे, लेकिन उपहास का पात्र बने, उपहास किसी का भी नहीं होता है। अगर हमें सब कुछ आता होगा तो हम जा ही क्यों रहे हैं कक्षाओं में पढ़ने के लिए, है ना। हमें वो चीज़ नहीं आ रही है तभी तो हम जा रहे हैं, और हमें ये चीज़ हमारे बच्चों के दिमाग में बिठानी होगी कि कभी भी किसी का किसी भी तरह से उपहास नहीं उड़ाना है। हमें एक साथ एक बराबर होकर चलना है और चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। देखिए, आप अगर कक्षा में अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप हर तरह के प्रश्न पूछेंगे, है ना। आप जब प्रश्न पूछेंगे तो आप हर तरह के प्रश्न पूछेंगे। आप टफ भी पूछेंगे, ठीक है, आप सरल प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है, आप सामान्य प्रश्न भी पूछेंगे और आप कठिन भी पूछेंगे। तीनों प्रकार के आपको प्रश्न पूछने होंगे। जिसने भी ये पढ़ा होगा कि एक गुड क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे बनता है, उसके लिए ये बातें पता होंगी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर बैठा हुआ है तो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा, नहीं, वो बिल्कुल उत्साहित होगा। लेकिन जब वो उत्साहित हो आप तभी उससे प्रश्न पूछें। इससे क्या होगा, उसकी झिझक दूर होगी और उसके गलत उत्तर बताने पर उसे बिल्कुल भी ना डांटें, ठीक है, बल्कि उसको उसके उत्तर का जो सही तरीका है उसे वो बताएं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, एक शिक्षक है उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, प्रशासनात्मक मतलब प्रशासन करना चाहता हो, बच्चों के ऊपर रूल करना चाहता हो, और शिक्षाप्रद मतलब केवल शिक्षा दे बस। आदर्शवादी मतलब बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करे, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने। निर्देशात्मक मतलब केवल निर्देश दे रहा है, वो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा, वो होगा आदर्शवादी। एक टीचर को आदर्शवादी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं कई बार अपने टीचर को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, और ऐसे में अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का विकास होता है, हमारे चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा, ठीक है, सही है, इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति भी चरित्र में, इच्छा शक्ति का चरित्र में बहुत बड़ा योगदान होता ही है। बर्ताव और व्यवहार, बिल्कुल भाई, हमारा बर्ताव कैसा है लोगों के साथ, हमारा व्यवहार कैसा है, वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। नैतिकता द्वारा, हाँ बिल्कुल, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मोरल्स हैं, वही हमारे लिए क्या करते हैं, चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी के द्वारा। उपरोक्त सभी के द्वारा क्या होता है, हमारे चरित्र का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जितने भी बच्चे होते हैं सभी की जो बुद्धि लब्धि होती है वो उनके अकॉर्डिंग ही होती है, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इसमें बालक या बालिका कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बालकों में बहुत अधिक बुद्धि होती है, किसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जो सभी में अलग अलग है, वरना होने को तो जो गणितज्ञ है वो लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अब यहाँ कह दिया बुद्धिमती, यहाँ कह दिया अल्पसंख्यक, यानी कि कम होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, मतलब अतीत में किया जाता था, इसलिए आप उन्हें अब शिक्षा दीजिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत फैक्ट हो गया कि मतलब पहले दिया करा जाता था उनके साथ ऐसा, इसलिए अब उन्हें शिक्षा अच्छी दीजिए, तो ये तो गलत है ना। पहले के साथ पहले की बालिकाओं के साथ जो हुआ उन्हें पहले में सुधारना चाहिए था। अब लास्ट वाला इसका है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं वो इमोशनली भी चीज़ों को सोचती हैं, समझती हैं। इमोशनली होने के साथ साथ वह अच्छे तरीके से जो हमारा समाज है, समाज का जो परिवर्तन है वह कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को समझना चाहते हैं तो शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ की वो देखते हैं। फर्स्ट है बाल मनोविज्ञान की, शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वह समझना चाहता हो टीचर, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, मतलब विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत क्या है, इसकी भी अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। और उपरोक्त सभी की, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आज के लिए लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, और कल फिर एक नए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगी, ठीक है। और एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपसे कहनी है कि अगर वीडियोस में किसी भी तरह का अगर आप सजेशन देना चाहते हैं या आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम ये अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, मतलब ये बच्चों को अनुशासित बनाता है, ठीक है। तो शिक्षक के लिए पूछ रहा है कि शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, बच्चों को अनुशासित बनाता है, इससे क्या मतलब, ये कट हो गया। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, मतलब शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान इसलिए जरूरी है कि परीक्षा के परिणाम में उन्नति हो जाए, बिल्कुल गलत। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, मतलब बच्चों को ये अभिप्रेरित कर सके इसके लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, बिल्कुल गलत। केवल अभिप्रेरित कर दें हम बच्चों के लिए इसलिए बाल मनोविज्ञान जरूरी है, नहीं। बच्चों के व्यवहारों को, बच्चों के तर्कों को, बच्चों के जो उनके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं, बच्चों का जो नज़रिया है किसी चीज़ को देखने के लिए, इन सबको समझने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है, बालकों के मन की भाषा को पढ़ने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगर आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है तो आप बच्चों के लिए समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, वह क्या चीज़ महसूस करता है, इन सब बातों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, हम अपने प्रश्नों को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं, कल फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगी, ठीक है। और आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं आप वो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।